इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है ट्रांसिल्वेनिया के कुछ सोल्जर्स को दिखाते हुए जो कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे। अचानक अब उन सभी सोल्जर्स में से किसी को एक मुकुट मिला होता है जो कि उनके दुश्मनी देशों का था। ये वो मोमेंट होता है जब ट्रांसिल्वेनिया और टर्किश लोगों के बीच बहुत ही बड़ी जंग चालू थी। अब उस आदमी ने टर्किश लोगों के सिपाही का मुकुट लेकर सीधा अपने प्रिंस को दिखा दिया जिसका नाम व्लाड होता है। व्लाड ने जब इन मुकुट को बड़ी बारीकी से देखा तो वो समझ जाता है कि टर्किश के कुछ सिपाही यहाँ छुपे रह सकते हैं जो शायद हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहे होंगे। इसीलिए अब व्लाड ने डिसाइड किया कि वो अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उस पहाड़ी की तरफ जाएगा जहां से ये पानी आ रहा था। वो पहाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जिसका नाम ब्लैक टूथ माउंटेन होता है। सभी लोग रात होने के बाद वहां पर बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते थे क्योंकि वहां किसी खतरनाक क्रिएचर के होने की संभावना जताई जाती थी। लेकिन व्लाड को इन चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो अपने सैनिकों को लेकर सीधा उस पहाड़ी की तरफ चला जाता है। उसे अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में खत्म करके किंगडम को सुरक्षित रखना था। अब यहाँ पर व्लाड के कई सारे सैनिक माउंटेन पर जब पहुंचते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, इसीलिए धीरे धीरे सभी एक एक करके अंदर जाने लगे। सारे सिपाही बड़ी बारीकी से देख रहे होते हैं कि ये आवाजें किस जगह से आ रही हैं। लेकिन अचानक एक सिपाही के ऊपर किसी ने हमला किया और उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया। बाद में व्लाड भी जब वहां देखने के लिए गया तो पता चला कि उस जगह पर एक खतरनाक क्रिएचर मौजूद है जो उसके सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। अब तक तो उस क्रिएचर ने 3 साथियों को खत्म कर दिया था। व्लाड तो उस क्रिएचर के खुद सामने आ गया और तलवार की मदद से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, बट वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि उसने तलवार फेंक दी होती है। व्लाड जल्द से जल्द गुफा के बाहर की तरफ आ गया था जहां से रोशनी निकल रही थी। अब वो खतरनाक क्रिएचर जैसे उसके पास आता है तब वो रोशनी के करीब नहीं बढ़ पाता। व्लाड की तलवार के ऊपर जो उस क्रिएचर का खून लगा हुआ था वो रोशनी के अंदर एकदम जलने लग जाता है। यानी कि ये बात साफ थी कि ये कोई भी खतरनाक क्रिएचर हो पर ये रोशनी में नहीं आ सकता। व्लाड वहां से अब जल्द से जल्द निकल गया और अपने किंगडम में वापस आ गया। व्लाड के ऊपर बहुत बुरा हमला हुआ था और वो घायल भी हो चुका होता है और इसी रीजन की वजह से उसकी मरहम पट्टी तो की जा रही थी, लेकिन उसने अपने एक विद्वान आदमी को बुला लिया। व्लाड ने उस सेवक को सारी चीजें बताई कि उस पहाड़ के ऊपर किसी खतरनाक क्रिएचर के देखे जाने की आशंका है और उसने खुद अपनी आंखों से देखकर इसे कंफर्म किया था। अब ये चीजें अच्छी तरीके से बताने के बाद वो आदमी उस क्रिएचर के बारे में एक्चुअल सच बताता है। उस आदमी ने बोला कि उन सारी क्रिएचर्स को वैम्पायर्स कहते हैं जो कई साल पहले डिमोनिक शक्तियां हासिल करने के चक्कर में पागल हो चुके थे। उन सभी को डिमोनिक शक्तियां मिल तो गई लेकिन साथ ही साथ एक कर्ज भी मिल गया होता है, यानी कि वो सारे वैम्पायर सिर्फ अंधकार में ही रह पाएंगे और वहीं अपनी शक्तियां यूज कर पाएंगे। अगर वो जरा भी रोशनी में आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। व्लाड को तब जाकर समझ में आता है कि वो वैम्पायर ही था और वो रोशनी में नहीं आ पा रहा होता है। व्लाड ने सोच लिया था कि वो उस क्रिएचर को मार कर रहेगा क्योंकि उसने कई सारे सिपाहियों को खत्म किया था। अब यहाँ व्लाड इतने समय बाद अपनी वाइफ मीरा और अपनी बेटी ईगर से मिल रहा था। मीरा बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है क्योंकि व्लाड के बॉडी पर खरोच के निशान थे। व्लाड ने तो अपनी वाइफ से सिंपली ये कह दिया कि मुझ पर वॉल्व्स का हमला हुआ था लेकिन मैंने सबको खत्म कर दिया। मीरा यहाँ पर अब व्लाड का बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती है और उसके सारे जख्मों पर मरहम लगाती है, लेकिन व्लाड के दिमाग से वो खतरनाक क्रिएचर जा ही नहीं रहा था। ऐसा लगता है कि क्रिएचर ने मानो व्लाड को वश में कर लिया हो, पर व्लाड को अपने बहादुर सैनिकों की मौत का बदला तो लेना ही था। अब अगले दिन व्लाड के किंगडम में हमजा नाम का एक सोल्जर आता है जिसके कई सारे सिपाही मारे गए थे और ये सारे सिपाही उसी डार्क माउंटेन के ऊपर मरे हुए होते हैं। हमजा लगातार यही सोच रहा था कि व्लाड और उसके सैनिकों ने ही उसके सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मारा है और इसके बदले हमजा को राजा से कई सारे सिपाही चाहिए थे। व्लाड ने हमजा को यहाँ पर साफ कह दिया कि वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, वो अपना उपहार अपने साथ ले और यहाँ से चले जाए। हमजा बहुत ही ज्यादा गुस्सैल था और उसकी सेना किसी भी तरीके से फुलफिल होनी चाहिए थी, तो इसीलिए हमजा यहाँ पर व्लाड से जबरदस्ती करने लगा कि मैं तुम्हारी किंगडम से कुछ सिपाही अपने लिए लेकर जाऊंगा। वो तो कुछ सिपाहियों को पकड़कर लेके जाते ही हैं, लेकिन व्लाड वहाँ पर आकर हमजा को रोकने लगा। वो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिलहाल के लिए वहाँ पर हमजा के जितने भी सिपाही थे वो चले जाते हैं, पर वो अपना बदला लेकर रहेगा। उस मोमेंट के बाद से व्लाड काफी सोच में पड़ गया क्योंकि हमजा और उसके किंगडम वाली की सेना बहुत ज्यादा है। अगर वो चाहे तो हमारे ऊपर हमला करके सब कुछ कब्जे में ले सकते हैं,
और उसे अब अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी कि उसकी वाइफ और उसके बेटे की जान कहीं खतरे में ना पड़ जाए। मीरा तो अपने हस्बैंड को साफ कहती है कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन हमारे बेटे ईगर को कुछ नहीं होना चाहिए। व्लाड तो अब अगले दिन चला गया था हमजा और उसके सभी साथियों से बात करने के लिए, क्योंकि आपस में समझौता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जहाँ उन दोनों किंगडम्स के बीच तनाव का माहौल हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगेंगे, और इस वक्त यहाँ पर व्लाड लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। व्लाड तो अब अपने दुश्मन किंगडम के राजा से बात करने लगा था कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब उनके दुश्मनों के राजा ने ये डिसाइड कर लिया था कि व्लाड के किंगडम से हमें 1000 सिपाही चाहिए। इन सिपाहियों को वो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देकर अपनी सेना बढ़ाएंगे, जिससे कि आगे चलकर वो पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर सके। व्लाड तो उनसे एकदम शांति से बात कर रहा था, लेकिन वो दुश्मन देश वाले बिल्कुल नहीं समझना चाहते थे। उस टर्किश के बुरे राजा ने तो ये भी कहा कि उन सारे 1000 लोगों में से तुम्हारा बेटा ईगर भी शामिल है। व्लाड जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वो अपने बेटे को कुछ नहीं होने दे सकता था। वो तुरंत ही वहां से निकलता है और अपनी वाइफ और अपने बेटे की प्रोटेक्शन करता है। व्लाड ने तो टर्किश के कई सारे सिपाहियों को बुरी तरीके से मार दिया था, क्योंकि ये सिपाही उसके बेटे ईगर को पकड़ने आए होते हैं। व्लाड ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके किंगडम का कोई भी इंसान या फिर उसका बेटा टर्किश वालों के किंगडम में जाकर उनकी गुलामी करे। व्लाड ने तो अब उन सारे सिपाहियों को बुरी तरीके से मार तो दिया होता है, लेकिन अब उसके किंगडम के कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये सारी बातें हमजा को पता चल गई तो वो हम पर हमला करने जरूर आएगा, यानी अब हमारा किंगडम बहुत ही ज्यादा खतरे में है। व्लाड अपनी मायूस वाइफ और अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाना चाहता था और किंगडम की प्रोटेक्शन करना चाहता था, इसीलिए अब वो सभी को वापस किंगडम जाने के लिए कहता है। पर अब व्लाड अपने घोड़े में बैठकर सीधा चला आया उस डार्क माउंटेन की तरफ। उसे एक ही रास्ता दिख रहा था अपने आप को पावरफुल बनके उन सारे दुश्मन देशों से लड़ने का। व्लाड किसी भी तरीके से उस वैम्पायर की गुफा में चला जाता है और उसके सामने जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है। व्लाड ने वैम्पायर को सारी बातें बता दी कि किस तरीके से दुश्मन किंगडम वाले हमारे किंगडम पर हमला करके सारे लोगों को मारने वाले हैं, और व्लाड नहीं चाहता कि उसके किंगडम के कोई भी लोग को बुरी तरीके से मारा जाए। तो इसीलिए व्लाड चाहता था कि उसे भी वैम्पायर की शक्तियां मिले, जिससे कि वो ताकतवर बन जाए। अब हमें पता चला कि वो वैम्पायर भी इतने सालों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। उस वैम्पायर को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो बहुत बहादुर हो और किसी के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए। व्लाड उसे परफेक्ट इंसान लगता है जिसकी मदद से वो आजाद हो सकता था। वैम्पायर ने तो पहले व्लाड को ललचाने की कोशिश की कि अगर मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे दूंगा तो तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम कितनी भी बड़ी सेना से आसानी से लड़ सकते हो। व्लाड इन बातों से खुश होने लगा और उसे कहता है कि मुझे वैम्पायर बना दिया जाए। अब यहाँ वैम्पायर ने अपना हाथ काटा और कुछ खून नीचे गिराने लगा। वैम्पायर का ये खून पीने के बाद व्लाड पूरी तरीके से एक नए वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये करने से पहले वैम्पायर उसे एक चेतावनी देता है। उसने व्लाड से कहा कि तुम ये खून पी के वैम्पायर तो बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर खुद को कंट्रोल कर लिया तो चौथे दिन तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो व्लाड हमेशा हमेशा के लिए वैम्पायर में कन्वर्ट रहेगा और इस वाले व्लाड को मुक्ति मिल जाएगी, जिससे कि वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सकता था। व्लाड को सारी बातें मंजूर थी, क्योंकि यहाँ उसके किंगडम बहुत ही मुश्किल में होते हैं, तो उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। व्लाड ने जल्द से जल्द अब उस वैम्पायर का खून पी लिया होता है। धीरे धीरे अब व्लाड कन्वर्ट होने लगा था वैम्पायर के अंदर, और वो ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पाता। उसके बॉडी में चेंजेस लगातार आ रहे थे और वो उसी मोमेंट पर बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद व्लाड की आंख खुलती है और वो अपने आप को फॉरेस्ट के अंदर पा रहा था। व्लाड तो यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस देखता है, जैसे कि वो बहुत ही तेज भागने लगा था। उसके अंदर तो सुपर ह्यूमन स्टेमिना आ चुका होता है, जिससे वो मुक्का मारकर किसी को भी तोड़ सकता था। ऊपर से व्लाड तो कई सारे चमगादड़ों को कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिससे वो किसके ऊपर भी हमला कर सकता था। चमगादड़ों की मदद से हवा में उड़ना और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाना, ये तो व्लाड को चौंकाने वाला लग रहा था। और इन्हीं चीजों की वजह से व्लाड बहुत जल्दी अपने किंगडम में पहुंच जाता है। लेकिन उसने देखा कि टर्किश के कई सारी सेना उनकी तरफ बढ़ रही है हमला करने के लिए। उनके अंदर तो कई हजार सोल्जर्स थे जो पूरी तरीके से ट्रांसिल्वेनिया के किंगडम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन अब व्लाड अकेला उन सभी सोल्जर्स के सामने आ जाता है और अपने नए वैम्पायर्स की पावर की मदद से सभी को मारने लगता है। उसे तो तलवार चलाना भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया था और उन्हीं सोल्जर्स के वेपन का यूज करके वो उन्हें मारने लगा। इतने सारे सोल्जर्स से घिरे होने के बावजूद भी वैम्पायर जैसी ताकत उसके अंदर आई थी और व्लाड तो अकेला ही उन्हें डोमिनेट कर रहा था। सभी सैनिक ये देखकर एकदम चौंक गए कि इसके अंदर ऐसी कौन सी पावर्स आ चुकी है। एक साथ हमला करने पर भी कोई व्लाड को टच नहीं कर पाता और अब थोड़े समय के बाद व्लाड ने अकेले ही उन सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है।
पूरे सोल्जर्स की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी और व्लाड को खरोच तक नहीं आई होती। व्लाड के कई सारे किंगडम वाले खुश होकर उसके सामने आते हैं और नहीं समझ पाते कि इन्हें किसने मारा। व्लाड अब वहां पर आकर सभी से यही कहता है कि कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि हम सभी सेफ हैं और हमें आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस मोमेंट पर किंगडम वालों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि व्लाड के अंदर वैम्पायर की शक्तियां हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हमजा नाम का वही एम्परर दिखाया जाता है जिन्हें जब ये बात पता चली कि उनकी हजारों सेनाएं पूरी तरीके से मारी गई हैं जब वो ट्रांसल्वेनिया के ऊपर हमला कर रहे थे, तो हमजा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने ये तक नहीं सोचा कि व्लाड की सेना तो इतनी है भी नहीं, फिर भी वो कैसे उसे हरा सकते हैं। हमजा ने तो अब लाख सैनिकों को भेज दिया ताकि वो ट्रांसल्वेनिया और व्लाड को पूरी तरीके से खत्म करके उस पे कब्जा कर ले। हमजा किसी भी हालत में इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता था। व्लाड ने तो उन सारे सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से लटका दिया था जिसे कि हमजा और उसके सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा देखकर डर जाते हैं। इसीलिए हमजा और उसके कई सारे लाख सैनिक निकल पड़ते हैं ट्रांसल्वेनिया की तरफ, जहां वो किंगडम को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अब यहाँ किंगडम के अंदर व्लाड के राज के बारे में उसकी वाइफ मीरा को पता चल गया था। मीरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उसने अपने साथ क्या कर लिया, लेकिन व्लाड यही कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अब 2 दिन बचे हुए हैं और अगर इस 2 दिन में उसने किसी का भी खून पिया नहीं तो वो नॉर्मल एकदम इंसान बन जाएगा। अब यहाँ व्लाड को जरा भी खून पीने की मन ना करे, इसीलिए वो सभी को यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। व्लाड ने अपने कुछ सैनिकों और अपनी वाइफ बच्चों को एक चर्च में जाकर रहने के लिए कहा, जहाँ पर वो दुश्मनों से सुरक्षित भी रहेंगी और कुछ समय बाद व्लाड भी वहाँ पर आ जाएगा। इस सिचुएशन को मीरा समझ जाती है और व्लाड द्वारा बताए गए सारी चीजें कंटिन्यू करती है। वो सभी चर्च की तरफ जाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन व्लाड उनके साथ नहीं आता क्योंकि ये दिन का समय होता है और वैम्पायर्स दिन में नहीं निकलते। धीरे धीरे करके रात हो चुकी थी। जब व्लाड के सारे सोल्जर्स उसकी वाइफ और बच्चे को लेकर चर्च की तरफ बढ़ ही रहे थे तो अचानक उनके ऊपर दुश्मन देशों का हमला हो गया। वो सभी देश सोल्जर्स को मारने लगे क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। व्लाड की वाइफ और उसके बच्चे की जान बहुत खतरे में थी, लेकिन कुछ देर में एंट्री होती है व्लाड की, जो बहुत ही फास्ट स्पीड में वहां पर पहुंच गया था। उसने तो अपने चमगादड़ों की पावर्स यूज की और वैम्पायर्स की खतरनाक शक्ति से दुश्मनों को मारने लगा। यहाँ कोई भी सिपाही उसके सामने टिक नहीं पाता। चारों तरफ व्लाड ने इतने सारे चमगादड़ फेंक दिए थे कि वो दुश्मनों की बॉडी को खा जा रहे होते हैं। तुर्की की आधी सेनाओं को तो उसने ऐसे ही खत्म कर दिया था और जो लोग बच गए होते हैं वो डर कर भागने लगे। यानी कि व्लाड दिन ब दिन बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। अब जो सारे बचे हुए लोग थे वो अपने राजा के पास आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि व्लाड एक शैतान है और उस शैतान से कोई भी नहीं जीत सकता। हमजा के सामने उसके सैनिकों ने बताया कि किस तरीके से व्लाड चमगादड़ों को कंट्रोल करके उन पर हमला कर रहा था और अब सारे सिपाही इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई भी व्लाड के अगेंस्ट जाने से डर रहा था। हमजा और उसके किंगडम वाले भी एकदम सोच में पड़ जाते हैं। अब यहाँ हमजा को कुछ करना होगा, नहीं तो उसके साथी कभी भी व्लाड के खिलाफ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। उसे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि व्लाड के पास जरूर काली शक्तियां हैं और उन काली शक्तियों को इसने हाल ही में प्राप्त किया है। इसके बारे में वो पता करने लगा, लेकिन फिलहाल उसे अपने सैनिकों का डर निकालना है। इसीलिए हमजा ने अपने सारे सैनिकों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें एक दूसरा दुश्मन बताकर सीधा भेज दिया ट्रांसल्वेनिया में। अगर वो सभी व्लाड को देखेंगे ही नहीं और उन्हें पता नहीं होगा कि वो व्लाड के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो बिना किसी डर के हमला कर सकते थे। हमजा किसी भी तरीके से व्लाड को मारकर उसके पूरे किंगडम पर कब्जा करना चाहता है, तो वो हर तरीके की कोशिश करने लगा जिससे व्लाड मजबूर हो जाए। हमजा ने ये प्लान भी बनाया था कि हमजा को लड़ाई में बिजी रख के वो उसकी वाइफ और बच्चों को किडनैप कर लेगा और उन दोनों को पकड़कर अगर ब्लैकमेल किया जाएगा तो व्लाड अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। हमजा ने तो ऑलमोस्ट अपनी पूरी सेनाएं ट्रांसल्वेनिया की तरफ भेज दिए थे। वो सभी सोल्जर्स बहुत खतरनाक होते हैं जो किसी को भी खत्म कर सकते थे। वहीं अब किंगडम के अंदर व्लाड सभी के साथ रहना स्टार्ट कर देता है तो कुछ लोगों को उसके ऊपर शक हो गया था। एक फादरी ये रियलाइज कर लेता है कि व्लाड रोशनी में आकर बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए व्लाड हमेशा छांव में या फिर अंधेरे में रहता था। धीरे धीरे अब उसके किंगडम के लोग ये मानने लगे थे कि व्लाड एक शैतान का रूप है। उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा, इसीलिए एक दिन वो सभी प्लान बनाते हैं और व्लाड को एक टेंट में लेके जाकर वहां रोशनी डाल देते हैं। रोशनी की वजह से व्लाड की पूरी बॉडी जलने लगी थी और अब इसी मौके का फायदा उठाकर किंगडम वालों ने व्लाड को जलाना स्टार्ट कर दिया। व्लाड एक वैम्पायर था तो वो इतनी आसानी से तो मरने नहीं वाला। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर अपने ही किंगडम वालों पर
काफी चिल्लाता है। व्लाड ने ये कहना स्टार्ट किया कि उसने तुम सभी के लिए ही ये जिंदगी चुनी है, अपने आप को श्रापित कर दिया जिससे वो अपने किंगडम की प्रोटेक्शन कर सके। और अब यहाँ व्लाड के किंगडम वाले उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। व्लाड को इस समय पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अगर उसके खिलाफ कोई भी चिल्ला कर बात करता तो वो उसे मार ही देता। थोड़े समय में वहां व्लाड की वाइफ मीरा आ जाती है जो उसके गुस्से को शांत कर रही थी। उसे रियलाइजेशन था कि व्लाड ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है और इस जिंदगी को चुना है जो बहुत ही ज्यादा कॉस्ड है। धीरे धीरे शायद उसके किंगडम वाले व्लाड की कुर्बानी को समझ रहे होते हैं, लेकिन अब उन्हें पता चला कि हमजा और टर्की की पूरी सेनाएं वहां पर पहुंच चुकी हैं। और जब इस कैलकुलेशन के बारे में व्लाड को पता चलता है तो वो शॉक हो गया, क्योंकि इतनी सेनाएं ट्रांसिल्वेनिया के पास है ही नहीं। वो आखिरकार इतने सैनिकों से फाइट कैसे करेंगे? तब जाकर व्लाड ने एक तरकीब सोची और वहां मौजूद जितने भी चमगादड़ थे उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट किया। व्लाड के पास इतने सारे चमगादड़ जमा हो जाते हैं कि वो उनसे एक बड़ी सी चीज बनाता है और सीधा उस सेना की तरफ हमला कर देता है। सारे दुश्मन सेना के लोग बुरी तरीके से मारे जाने लगे क्योंकि वो चमगादड़ थे। आखिर वो लड़ते तो लड़ते कैसे? आधे से ज्यादा सैनिक उन चमगादड़ों से मारे जाते हैं और अब तो व्लाड भी उस जंग में उतर गया था। उसने फिर से वेपन्स लेकर उन सारे सैनिकों को मारना स्टार्ट किया, पर वो इन सारी चीजों से अनजान था जो कि पीठ पीछे उसके की जा रही होती है। यानी हमजा द्वारा भेजे गए कुछ सिपाही पीठ पीछे महल के अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने तो सैनिकों को मारकर व्लाड की वाइफ और उसके बच्चे को किडनैप करने का ट्राई किया। वो सैनिक व्लाड के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और उसकी वाइफ को महल के ऊपर से फेंक देते हैं। मीरा बहुत जोर से चिल्ला रही थी जिसके ऊपर व्लाड की नजर गई और वो तुरंत ही अपने वेम्पायर्स की पावर का यूज करके अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ा। व्लाड ने बहुत ज्यादा कोशिश की अपनी वाइफ को बचाने के लिए, लेकिन वो नीचे गिरकर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। मीरा तो अब यहाँ पर मरने के कगार पर आ चुकी थी। व्लाड बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा कि तुम मेरा खून पी जाओ, क्योंकि इससे व्लाड की शक्तियां हमेशा के लिए हो जाएंगी और वो एक वेम्पायर बना रहेगा। उसकी वाइफ इसीलिए कह रही थी क्योंकि दुश्मनों के हाथ में उनका बच्चा है और उसकी प्रोटेक्शन करना व्लाड का फर्ज बनता है। व्लाड के पास अगर वेम्पायर की शक्तियां हमेशा रहेंगी तो वो अपने किंगडम के साथ साथ सभी को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद आखिरकार व्लाड ने डिसीजन ले लिया था और अपनी वाइफ के कहने पर उसका खून पीने लगता है। खून पीते ही व्लाड हमेशा हमेशा के लिए वेम्पायर बन चुका था। उसके पास कई सारी शक्तियां आ जाती हैं जो पहले नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हमें उस गुफा में असली वाले वेम्पायर को दिखाया जा रहा था जिसकी डील अब पूरी हो चुकी होती है, यानी वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और अब वो वेम्पायर भी नहीं रहा। व्लाड अब यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने साथियों के पास आता है जो कि अब मर चुके थे, पर अब व्लाड ने अपना हाथ काटकर उनके मुंह में अपना खून डालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने सभी साथियों को वेम्पायर में कन्वर्ट कर रहा होता है। धीरे धीरे व्लाड के भी साथी वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो चारों तरफ घूमकर सैनिकों को मारने लगे थे। एक अकेला ही व्लाड उन सारे दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब तो वेम्पायर्स की पूरी सेना बनती जा रही है। व्लाड के पास इतनी ताकत आ गई थी कि उसने चारों तरफ घने बादल छा दिए थे, और ये इसीलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी नीचे ना पड़े और वेम्पायर्स अपनी सारी शक्तियां यूज कर सके। व्लाड की इतनी शक्तियां किसी भूकंप या फिर आपदा से कम नहीं थी। वो चाहता तो अपनी वेम्पायर की टीम के साथ पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर सकता था, लेकिन व्लाड एक अच्छा राजा होता है। वो तो सिर्फ शांति से अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहा था। व्लाड के उन सारे वेम्पायर साथियों ने पूरे दुश्मनी सैनिकों को मार दिया होता है और अब व्लाड खुद पहुंच गया था दुश्मनों के राजा के पास, यानी हमजा के लोकेशन पर। हमजा को यहाँ पर पता था कि व्लाड उसके पास जरूर आएगा, इसीलिए उसने अपने कमरे के चारों तरफ सिल्वर कॉइन्स डाल दिए होते हैं। इससे रोशनी पैदा होती है जिससे कि वेम्पायर्स कमजोर पड़ जाते थे। व्लाड जब उन सिल्वर के ऊपर चढ़ने लगा तो उसकी शक्तियां सच में कम हो जाती हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है व्लाड और हमजा के बीच एक बहुत ही बड़ा युद्ध। दोनों तलवारबाजी में एकदम औसम थे और उनके बीच एक फाइट चालू हो गई। हमजा तो यहाँ पर थोड़े समय तक व्लाड को टक्कर देता है, लेकिन व्लाड ने बहुत ही ज्यादा चालाकी से उसे मार ही दिया था। अब राजा के खत्म होने के कारण प्रजा किसी के कंट्रोल में नहीं थी। व्लाड जब यहाँ अपने बेटे को बचाने के लिए बाहर आता है तो पता चला कि कई सारे सैनिक ऐसे भी हैं जो अपने राजा व्लाड से बोल रहे थे कि अब कोई भी सैनिक बचा नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हारे बेटे को खाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर है। व्लाड अपने बेटे ईगर को पीछे छुपा लेता है। तब जाकर उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने ही गलती की है इतने सैनिकों को वेम्पायर में कन्वर्ट करके। इन वेम्पायर्स को दूसरे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था और अब ये उसके बेटे के पीछे पड़े हैं। एक वेम्पायर जैसे ही उसके बेटे को पकड़ने आया तो व्लाड ने उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया था।
बाकी सारे दुश्मन वेम्पायर्स बहुत ही डर रहे होते हैं और पीछे हटते हैं। अब एक चर्च का पादरी वहां पर आकर उन्हें क्रॉस दिखाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा बेटा दे दो जिससे की सुरक्षा मैं करूंगा। व्लाड उसके ऊपर भरोसा करके ईगर को उनके साथ भेज देता है, पर यहाँ उसे एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वेम्पायर्स इसी तरीके से बढ़ते रहें तो इंसानों का जीना हराम हो जाएगा। व्लाड ने ये गलती की है तो उसे ही ये सुधारना होगा। अब यहाँ व्लाड ने अपनी काली शक्तियों की मदद से दिन को रात का समय बना दिया था, तो वो उन्हीं घने बादलों को अपनी पावर से हटाने लगता है। सूर्य की पूरी रोशनी अब नीचे गिरने लगी थी, जिससे कि हर एक वेम्पायर की बॉडी जलने लगती है। अफसोस की बात ये थी कि उन सारे वेम्पायर्स में व्लाड भी शामिल था। व्लाड की भी बॉडी अब बहुत बुरी तरीके से जलने लगी। ईगर अपने फादर को रोक नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने अपनी डेस्टिनी चुन ली होती है। ईगर रोते रहता है और सारे वेम्पायर्स वहीं मर जाते हैं। कुछ समय के बाद ईगर को ही ट्रांसिल्वेनिया का नया राजा बना दिया गया था। सारे किंगडम के डिसीजंस अब ईगर ही लेगा और आगे चलकर अपने किंगडम को नया बनाएगा और आगे चलकर अपने किंगडम की प्रोटेक्शन करेगा। हमें अब दिखाया गया कि वही फादर सीधा व्लाड के पास आता है जिसकी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा खून व्लाड के मुंह में डाला। ऐसा करते ही व्लाड सांसें लेने लगता है और वो वापस से जिंदा हो गया था। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।